हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मूल विधि की इस दूसरी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैंने पहली क्लास में आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में बताया था। उसी आईपीसी और सीआरपीसी की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जब आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ेंगे तो कई जगह बहुत सारे कठिन शब्दावलियां दी होंगी। जैसे बहुत सारी शब्दावलियां मैंने आपको पहली क्लास में बता दी थी। दूसरी शब्दावलियां देखते हैं। आपने सुना होगा कि ये अपराध एक संज्ञेय अपराध है, ये अपराध एक असंज्ञेय अपराध है। इंग्लिश में बोल देता हूं मैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब असंज्ञेय अपराध क्या होता है। अगला जमानती अपराध क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। ऐसे अपराध जिसमें जमानत मिल जाती है वो जमानती अपराध है, और ऐसे अपराध जिसमें जमानत नहीं मिलती उनको हम लोग कहते हैं गैर जमानती अपराध। तो अभी इसको हम लोग और चर्चा में लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो पहला बात है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, दूसरा असंज्ञेय अपराध क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जमानती अपराध क्या होते हैं, गैर जमानती अपराध क्या होते हैं, समन क्या होता है ना। समन को इंग्लिश में समन्स कहते हैं। समन क्या होता है, हिंदी में समन कहते हैं बुलावा पत्र। ठीक है, तो समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। तो इतनी सब चीजों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारे आईपीसी और सीआरपीसी यानी सीआरपीसी में ही लिखेंगे हम लोग, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। ठीक है ना, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी में हम लोग यहां पे इसको देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आराम से सोचिएगा। क्या बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है? आपका क्या कहना है, क्या बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो सोचिए, आंसर आ गया होगा, यस बिल्कुल कर सकती है। बिना वारंट के पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त है कि वो अपराध कैसा उसने किया है, वो संज्ञेय अपराध किया है कि असंज्ञेय अपराध किया है। तो वारंट के आधार पर हम लोग अपराध को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा संज्ञेय अपराध और एक होगा असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिन्हें हम गंभीर अपराध कहते हैं। गंभीर अपराध ऐसे जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के अपराध आपके क्या कहलाएंगे बेटा, संज्ञेय अपराध कहलाएंगे। जैसे किसी लड़की को दहेज चक्कर में मार डाला, जिंदा जला दिया, तो ये कैसा अपराध है, ये संज्ञेय अपराध होगा, गंभीर अपराध होगा। तो ऐसा अपराध करने पर व्यक्ति तुरंत ही भाग जाता है, छुपने की कोशिश करता है, कानून की नजरों से छुपने की कोशिश करता है ना। तो ऐसे अपराध जिनमें न्यायालय को लगता है कि इस अपराध को करने के बाद जो अपराधी है वो भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना। तो ऐसे अपराध जब तक वारंट निकालेंगे तब तक अपराधी तो भाग ही चुका होगा। तो संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें अपराधी को पकड़ने के लिए, संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें अपराधी को पकड़ने के लिए, है ना, पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती, जिनमें पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध है। तो असंज्ञेय अपराध क्या होंगे, ऐसे अपराध जिनमें अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता होती है। तो जैसे पुलिस अगर आपके यहां आ जाए और आपको गिरफ्तार करे तो आप उससे कब वारंट मांगेंगे और कब वारंट नहीं मांगेंगे, आज ये सब आपको पता चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट, जल्दी देखिए। तो संज्ञेय अपराध, प्रश्न क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है। तो उत्तर क्या होगा, संज्ञेय अपराध। सीआरपीसी की धारा, है ना, सीआरपीसी की धारा 2C में, अब 2C लिखा है, C से क्या होता है, कॉग्निजेबल। तो ऐसे याद कर सकते हैं, कॉग्निजेबल मतलब होता है संज्ञेय अपराध। तो सीआरपीसी की धारा 2C में संज्ञेय अपराध के बारे में बताया गया है, जबकि सीआरपीसी की धारा 2L में, L फॉर लायन, ठीक है, जबकि सीआरपीसी की धारा 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसमें बताया गया है, 2C में, और असंज्ञेय अपराध 2L में बताया गया है। संज्ञेय अपराध क्या होता है, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो असंज्ञेय अपराध क्या होंगे, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब संज्ञेय अपराध में कौन कौन से अपराध आते हैं। तो बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण, दहेज के मामले में हत्या। ठीक है, ये सब क्या है, आपके संज्ञेय अपराध हैं। असंज्ञेय अपराध क्या होंगे भाई, अब असंज्ञेय अपराध मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान के चलिए कि आपने, कोई मौलवी साहब है या कोई पंडित है या फिर कोई जैन है, पारसी है, किसी व्यक्ति ने कह दिया, अरे यार तुम्हारा धर्म हमसे छोटा है, अरे यार तुम्हारे ईश्वर नहीं है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है,
मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है बता रहा हूं मैं आपको। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है तो उसने कुछ बोला होगा ना। जब वो बोलकर यानी ध्वनि शामिल हो, शब्द शामिल हो, उच्चारण शामिल हो, यानी बोलकर लिखकर जब किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की है ना धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसा अपराध आपका संज्ञेय नहीं होगा, ऐसा अपराध आपका असंज्ञेय अपराध होगा। फिर दूसरा व्यक्ति पुलिस के पास जाएगा और कहेगा उसने हमको ऐसा ऐसा कहा है, ठीक है ना, ये लिख कर कहा है, ये चिल्ला कर कहा है, इसने भी सुना है, इसने भी सुना है, तो पुलिस वारंट लेकर ही जाएगी, ठीक है ना, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं करेगी। जो सबूत होंगे, जो कहेंगे हाँ भैया इसने कहा है, उनके आधार पर वारंट निकाला जाएगा और वारंट के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसा अपराध आपका असंज्ञेय अपराध है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पर किसी धर्म की पूजा हो रही है, मान लीजिए चलिए किसी स्थल पर, किसी स्थान पर कोई धार्मिक लोग बैठकर पूजा कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान के हों, सिख हों, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, यदि वो अपनी धार्मिक पूजा का धार्मिक पूजा कर रहे हैं या फिर मान के चलिए धार्मिक उपासना कर रहे हैं, इतने में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है ना, और वो उनको परेशान करने लगता है, वो उनको उनके धार्मिक पूजा में विघ्न डालने लगता है, वो यज्ञ कर रहे हो तो पानी डालने लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है तो ये नॉन कॉग्निजेबल नहीं होगा, ये कॉग्निजेबल होगा, ये अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, वो तुरंत ही उसको पकड़कर है ना जेल में डाल देंगे। अच्छा, गर्भपात कराना, ये जो गर्भपात कराना है ये संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है? तो आप सोचेंगे सर गर्भपात कराना तो संज्ञेय अपराध होना चाहिए। नहीं, गर्भपात कराना एक असंज्ञेय अपराध है। जिसका गर्भपात कराया गया है, मिसकैरेज कराया गया है, वो जब पुलिस के पास जाएगी और वो बताएगी कि मेरा गर्भपात जबरदस्ती करवाया गया है, इन लोगों ने करवाया है, तो पुलिस वारंट निकालेगी। पुलिस वारंट की बिना पे वो नहीं वारंट निकालेगी, पुलिस वारंट नहीं निकालती, ठीक है, न्यायालय द्वारा ही वारंट जारी किया जाता है। तो वो वारंट इशू करवाएगी और वारंट के आधार पर ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। मतलब गर्भपात कृत है ना, यानी गर्भ पारित कराना, ये आईपीसी की धारा 312 में आती है। तो आईपीसी की धारा 312 में गर्भपात कराने की बात कही गई है और ये क्या है, एक असंज्ञेय अपराध होगा। ये कैसा अपराध होगा बेटा? ये एक असंज्ञेय अपराध होगा। तो जल्दी से यस सर लिखो फटाफट। जल्दी समझ में आया कि नहीं आया कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध को हम लोग एक गंभीर अपराध कहते हैं, जिसमें दोषी जो आरोपी होता है या फिर जो अपराधी होता है वो भाग ना जाए, इसके लिए बिना वारंट के हम लोग उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और असंज्ञेय अपराध में आपको वारंट के साथ ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो आप संज्ञेय अपराध कौन कौन से आपको पता चल गया? बलात्कार, हत्या, चोरी, अपहरण, दहेज हत्या, ये सब आपके क्या संज्ञेय अपराध होंगे। और इसके अलावा आपके क्या होंगे? बाकी असंज्ञेय अपराध होंगे। इसकी लंबी लिस्ट है बेटा, इसकी एक लंबी सी लिस्ट है ना, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप आराम से देखिएगा। चलिए, तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे जमानती अपराध एंड गैर जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जमानती अपराध क्या होते हैं, गैर जमानती अपराध क्या होते हैं? अगर आपसे कहूं कि वर्षों के आधार पर बताइए, सजा के आधार पर बताइए, समझिएगा, सजा के आधार पर आप कैसे पता करेंगे? मैं आपसे भी पूछूंगा अभी कि बताइए। अच्छा, आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी में रखा जाए, जैसे मान चलो कि आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा है ना, पुलिस वाले कहते हैं न्यायाधीश से कि सर इसको थोड़े दिन के लिए पुलिस कस्टडी में देख लीजिए, पुलिस कस्टडी में दे दीजिए, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है, इसके और भी साथी है ना कहां कहां छुपे हैं मुझे पता लगाना है। तो पुलिस कस्टडी क्या होती है, जिसको पुलिस रिमांड कहते हैं। पुलिस रिमांड क्या होती है, ट्रांजिट रिमांड क्या होती है? तो पुलिस रिमांड और ट्रांजिट रिमांड दोनों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो बने रहिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जमानती अपराध क्या होता है, गैर जमानती अपराधों का मजा बहुत आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो जमानती अपराध क्या है, गैर जमानती अपराध क्या है, इसको समझिएगा। अगर हम सजा के तौर पर देखें, ऐसे अपराध जो करने पर किसी व्यक्ति को 3 वर्ष से अधिक की सजा हो जाए, ऐसे अपराध है ना जिसको करने पर न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए जो दंड की सीमा है वो 3 वर्ष से अधिक और मृत्यु दंड तक, आजीवन कारावास तक हो जाए, यानी 3 वर्ष से ऊपर, तो ऐसे अपराधों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, संज्ञेय अपराध कहते हैं। और ये इसको गैर जमानती अपराध कहते हैं। तो संज्ञेय अपराध हमेशा गैर जमानती अपराध होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। संज्ञेय अपराधों को कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं।
गैर जमानती अपराध होते हैं, क्योंकि गंभीर हत्या कर दी, हत्या कर दी, बलात्कार हो गया, रेप कर दिया, है ना, दहेज के रूप में हत्या कर दी, इस प्रकार से किडनैपिंग कर ली, तो ये सब क्या होगा आपका, ये सब संघीय अपराध में आता है, और संघीय अपराध हमेशा गैर जमानती होते हैं। ठीक है। और जिन अपराधों की जो सजा होती है वो 3 वर्ष से कम होती है, वो सभी अपराध आपके असंज्ञेय अपराध और जमानती अपराध होते हैं। वो सभी अपराध आपके क्या होते हैं भाई, वो सभी अपराध आपके असंज्ञेय अपराध और जमानती अपराध होते हैं। और इसको अच्छे समझते हैं, और मैं आपको डीपली समझाता हूं, समझिएगा। तो जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध में समझते हैं। जैसे मान के चलिए किसी भी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कोई कार्य किया, विधि के विरुद्ध कोई कार्य किया, पुलिस आई, उसको पकड़ ले गई। अब डिपेंड करता है उसको जब पकड़ ले गई तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था कि नॉन कॉग्निजेबल था। जिस व्यक्ति को पकड़ने आई है वो वारंट लेकर आई है कि बिना वारंट के आई है। यदि बिना वारंट की आई है तो आपने संज्ञेय अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है तो गैर जमानती अपराध होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा गैर जमानती अपराध में भी जमानत हो सकती है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन वो वारंट लेकर आई है, अगर वारंट लेकर आई है तो आपका अपराध क्या होगा, असंज्ञेय अपराध होगा। आपको पकड़ा, आपको पुलिस थाने ले गई, जब पुलिस थाने ले गई तो पुलिस थाने ले गई मतलब असंज्ञेय अपराध था, तो वो जमानती अपराध होगा। जमानती अपराध होगा तो आपकी जमानत थाने से ही हो जाएगी, आपकी जो जमानत है वो थाने से ही हो जाएगी। पुलिस का कार्य क्या है समझिएगा, ऐसा नहीं है कि पुलिस आपको मारेगी पीटेगी, ठीक है ना। पुलिस आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, पुलिस आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका भी अलग 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 शर्तें हैं, इन पर भी बात की जाएगी, ठीक है। 1 बाय 1 करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, स्टार्ट करते रहिए, ठीक है। बस समझते रहिए, मजा आता रहेगा आपको, समझिएगा। तो पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई, अगर वारंट के साथ आई है तो आप समझ लीजिए आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गए हैं और आपकी जमानत पुलिस थाने से ही हो जाएगी। आप थाने पहुंचे, आपके घर वाले थाने पहुंचे, आपकी जमानत करवाई, जो जमानत राशि थी उसको भरा और आपको बाहर निकाल लिया, जमानत के रूप में आपको क्या कर लिया, बाहर कर दिया। लेकिन एक और बात समझिएगा, आपने जमानत नहीं करवाई, आपने जमानत नहीं करवाई, मान चलिए कि आपके घर वाले कह रहे मरने दो, नहीं करवाएंगे जमानत, है ना। तो पुलिस वाले आपको पकड़ के ले गए, पकड़ने के बाद 24 घंटे के भीतर, समझिएगा, पुलिस वाले जब आपको पकड़ के ले जाएंगे या किसी व्यक्ति को जब पकड़ के ले जाएंगे, आप लोग जो दरोगा बनने जा रहे हैं, ये आप लोग जब किसी को पकड़ के ले जाएंगे तो आपका कार्य होगा कि 24 घंटे के अंदर, है ना, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस अभियुक्त को, अभी वो अपराधी नहीं है, अपराध सिद्ध करना न्यायालय का कार्य है, अपराध को सिद्ध करना, है ना, और अपराधी घोषित करना यह न्यायालय का काम है। अभी आपने जिस पर आरोप लगाया है वो एक्यूज्ड है, वो अभियुक्त है, अभियुक्त आरोपी, ठीक है, अभियुक्त या आरोपी है, अभी वो अपराधी नहीं है ना। तो पुलिस वालों ने इनको पकड़ा और पकड़ के 24 घंटे के भीतर वो ले गए मजिस्ट्रेट के सामने। जब वो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं तो मजिस्ट्रेट में एक तो छुट्टी के दिन काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। यदि संडे पड़ गया तो आप सैटरडे पकड़े गए तो संडे के दिन काउंट नहीं होगा। और एक और बात, छुट्टी वाले दिन काउंट नहीं होते हैं। एक और बात कि जो पुलिस थाने से जो मजिस्ट्रेट तक का सफर है, जो अपने बिल्कुल पास में निकट में जो मजिस्ट्रेट होगा, है ना, उसके तक जो सफर है वो सफर को भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना, सफर को भी काउंट नहीं करते हैं, समझिएगा। तो 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट आपकी बात को सुनेगा, देखेगा कि आपका जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। अगर कॉग्निजेबल होगा तो वहीं पर भी आपको जमानत मिल जाएगी। अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा, अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा, गैर जमानती होगा, तो मजिस्ट्रेट आपकी बात सुनेगा, समझेगा, आपके आचरण को देखेगा, करेक्टर को देखेगा, और वो आगे की भी सोचेगा, आपके उस हालात को देखेगा, कंडीशन को देखेगा। उसको आभास होना चाहिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो झूठा लगाया जा रहा है, आप छूट सकते हैं, आप निर्दोष हैं। यदि उसको लगता है ऐसा कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, यदि न्यायाधीश को ऐसा लग जाता है तो वो आपको जमानत के तौर पे छोड़ भी सकता है। आपने गैर जमानती अपराध किया था, लेकिन अगर न्यायाधीश चाहे तो आपको जमानत के तौर पे छोड़ भी सकता है। अगर नहीं छोड़ा तो, और अगर अच्छा, उसका अपना प्रोसेस ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश अपने मन से आपको, है ना, आपने हत्या कर दी है और सब कुछ है तो आपको छोड़ दे कि चलो ठीक है जमानत पर छोड़ दो। उसके लिए अलग एक प्रोसीजर है बेटा, उसके लिए बेटा एक अलग प्रोसीजर है ना। जैसे कि वो प्रोसीजर आपका दिया गया है ना, सीआरपीसी की 437 में, है ना, वो सीआरपीसी के धारा 437 में बताया गया है। ऐसा नहीं कि कोई न्यायाधीश अपने मनमाने तरीके से काम कर सकता है और जमानत लेकर उसको छोड़ सकता है, ऐसा नहीं है। इसका एक बड़ा सा प्रावधान है, ठीक है, हर मजिस्ट्रेट के लिए। अच्छा, और भी एक बात बताते हैं आपको,
मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने आपको नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो पुलिस वाले कहते हैं आपको वो पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं, फिर आपको कुछ दिन बाद जेल हो जाती है। अरे हाँ कि ना? तो मजिस्ट्रेट के सामने जब भेजते हैं तो मजिस्ट्रेट जब पुलिस कस्टडी में भेजती है तो पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है। मतलब पुलिस कस्टडी 15 दिन से ज्यादा की कभी नहीं हो सकती है। 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 3 दिन, न्यायालय जो डिपेंड करे, न्यायालय पर जो निर्भर करे, वो इतने दिन बाद जो आपको पुलिस कस्टडी में रखा गया उसके बाद आपको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिन की हो सकती है? तो 15 दिन की। इस पुलिस रिमांड में पुलिस आपसे आपके साथियों का पता या फिर आपसे सच्चाई का पता और भी चीजें पता लगवा सकती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो मैंने यहां पर बताया भी है, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध 3 वर्ष से अधिक या मृत्युदंड तक हो सकते हैं। असंज्ञेय अपराध और गैर जमानती अपराध उसको कहते हैं जो 3 वर्ष से कम के होते हैं। अब एक और बात, जैसे मान के चलिए, अब एक और बात समझिएगा, जैसे मान के चलिए आपने अपराध किया था जमानती, आपने ऐसा अपराध किया जिसमें जमानत हो सकती है। भी मैं बताऊंगा कि कौन से जमानती है कौन से गैर जमानती है, भी मैं सब बताऊंगा आपको। सुनिएगा, आपने ऐसा अपराध किया जिसमें जमानत मिल सकती थी, लेकिन आप पुलिस थाने गए और पुलिस ने आपकी जमानत स्वीकार नहीं करी। समझिएगा, पुलिस वाले के पास गए, आप थाने गए और आपने कहा ये जो ऑफेंस है ये क्या है? जमानती है, बेलेबल है, तो आप ये लीजिए, आप जमानत के तौर पर इस व्यक्ति को छोड़िए। यदि पुलिस वाले ने जमानत के तौर पर उसको नहीं छोड़ा और अपराध जमानती था, बेलेबल था, तो पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई होगी? क्योंकि जो जमानती अपराध होते हैं वो आपके मूल अधिकार में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जमानती अपराध के बारे में जाने जाते हैं। जमानत मिलना आरोपी का मूल अधिकार होता है। जमानत मिलना आरोपी का मूल अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला अगर आपको जमानत के तौर पर नहीं छोड़ता, आपका अपराध जबकि जमानती है, तो उसको भी जेल हो सकती है, पुलिस को जेल हो सकती है। समझिएगा, पुलिस वाले को जेल हो सकती है, उसकी नौकरी जा सकती है। ये पुलिस वाले के ऊपर डिपेंड करता होगा। आपने पिक्चर में देखा होगा कि जमानत जब मिल जाती है तो पुलिस वाले जो गुंडे होते हैं वो ऐसे करके कॉलर उठा के जाते हैं, ये ऐसे देखते हुए, है कि नहीं पुलिस वालों को? तो ये बात ठीक है। तो जो जमानत मिलने का अधिकार है वो आपका एक मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझिएगा कि यदि ये हमने आपको बता दिया, यदि मजिस्ट्रेट आरोपी को नहीं छोड़ता उसे 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज सकती है। 15 दिन की अधिकतम कस्टडी हो जाएगी, उसे हम पुलिस रिमांड कहेंगे। पुलिस रिमांड के बारे में सीआरपीसी की धारा 167 में बताया गया है। पुलिस रिमांड के बारे में सीआरपीसी की धारा 167 में बताया गया है। अब गैर जमानती अपराध कौन कौन से होते हैं इसको समझ लीजिए। गैर जमानती अपराध है ना, जिसमें जमानत कबूल नहीं की जाती है। धारा 302 हत्या के तहत, धारा 304 मानव वध के तहत, धारा 304 का बी दहेज मौत के तहत, धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर हत्या का प्रयास, धारा 356 स्वेच्छा से गंभीर चोट किसी को पहुंचा देना, धारा 363 किसी का आप किडनैप कर लेते हैं, धारा 376 बलात्कार के आरोप में। तो बलात्कार 376, धारा 363 कहती है अपहरण, धारा 302 हत्या, धारा 304 ये आईपीसी धाराएं हैं, धारा 304 मानववध, धारा 304 का बी है ना दहेज मौत, और उपेक्षा द्वारा मृत्यु होती है ना, डेथ कॉज टू नेग्लेक्ट, ठीक है, वो बाद में बताया जाएगा आपको। धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और धारा 356 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। ये सभी अपराध आपके क्या हैं? गैर जमानती अपराध हैं। तो जमानती अपराध क्या होंगे? जमानती अपराध क्या होंगे? चुनाव जब आया तो लोगों ने बड़बोला करना शुरू किया, झूठे वादे करने शुरू किए, है ना, घूस खाना शुरू किया। तो जो ब्राइब होती है, घूसखोरी होती है, जो झूठ बोलना होता है, सरकारी कर्मचारी के अगर मान चलिए पीडब्ल्यूडी वाले काम कर रहे हैं, है ना, सरकारी कोई कर्मचारी अपना काम कर रहा है, आप उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, समझ आ रही है? तो वो आपकी सड़क को तोड़ने आया था, आपका चबूतरा घर का तोड़ने आया था, वो इलीगल बता रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं तोड़ने देंगे, तो ये आप अपराध कर रहे हैं। तो ये सब जमानती अपराध है। धार्मिक पूजा संलग्न जन समूह में बाधा डालना, ये जमानती अपराध है। चुनाव के संबंध में रिश्वतखोरी या झूठ वक्तव्य, ठीक है ना। देखो समझिएगा कि आप कोई धार्मिक पूजा में संलग्न कोई जन समूह था और किसी एक व्यक्ति ने उसमें बाधा डाल दी। जब बाधा डाल दी तो वो है तो वैसे संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध है लेकिन जमानती भी है। ऐसा नहीं कि हर संज्ञेय अपराध गैर जमानती होता है, ऐसा हर अपराध नहीं होता कि हर संज्ञेय अपराध गैर जमानती होगा, ठीक है ना। जैसे पहला वाला हमने बताया ये आपका संज्ञेय अपराध है लेकिन ये जमानती अपराध है। चुनाव के संबंध में रिश्वतखोरी करना, झूठा भाषण देना, धोखाधड़ी, जैसे पुलिस, हाँ धोखाधड़ी समझिएगा, पुलिस की ड्रेस पहन गए, पुलिस की ड्रेस पहन ली, है ना, और किसी को लूट लिया,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, किसी घर में रेड मार दी, समझ में आ गया। तो ये सब अपराध है। सरकारी कर्मचारी द्वारा आवश्यक शपथ लेने से मना करना, सार्वजनिक कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना, किसी हानिकारक भोजन या पेय पदार्थ को बेचना, न्यायिक कार्यवाही में झूठा सबूत पेश करना, ये सभी अपराध कैसे होते हैं? तो ये सभी अपराध आपके जमानती अपराध होते हैं। तो आपको जमानती अपराध समझ में आ गया, आपको गैर जमानती अपराध समझ में आ गया, आपको संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध भी समझ में आ गया। इन्हीं सब चीजों को बताने में लोग 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं और 2-2 घंटे क्लास लेने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के हंसी मजाक करके बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। आपने मात्र आधे घंटे में बहुत सारी चीजें जानी है। तो ये दूसरी क्लास है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग वारंट और समन में क्या अंतर है। वारंट और समन में क्या अंतर है इसको समझते हैं भाई। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र। जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा किसी के नाम से कोई समन आ जाता है, किसी आयोग के द्वारा, पुलिस अधिकारी के द्वारा, किसी समिति के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, है ना। तो जब कोई समन भेज देता है तो समन देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार कोर्ट ने समन कैसे भेज दिया। अरे समन का मतलब है बुलावा पत्र। समन का मतलब बुलावा पत्र है। उसके पास ऐसी कोई न्यूज पहुंची होगी कि आप हो सकता है उस केस में एक विटनेस के रूप में हो सके, हो सकता है आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज हो जो आपको ना पता हो, न्यायालय ने वो आपसे मांगा हो, बात समझ आ रही है, या फिर आप विटनेस के रूप में कार्य कर सकते हो, मतलब कई भाई, ठीक है ना। तो अभियुक्त को आरोपी के नाम पर भेजा जा सकता है, विटनेस को साक्षी के रूप में भेजा जा सकता है, ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई चीज हो, दस्तावेज हो, कुछ भी हो, उसके नाम पर समन भेजा जा सकता है। समन हमेशा उस व्यक्ति के नाम पर भेजा जाता है ना, जिसको कोई आयोग या पुलिस अधिकारी या न्यायालय बुला रही हो, ठीक है ना। तो समन हमेशा उस व्यक्ति के लिए ही भेजा जाता है। वारंट, अभी समन और वारंट में अंतर बताता हूं मैं। तो समन आपका कोर्ट के द्वारा भेजा जा सकता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा भेजा जा सकता है, किसी आयोग या समिति के द्वारा भेजा जा सकता है ना। तो ये जो वारंट और समन है, ये आपकी छठे चैप्टर न्यायालय की आदेशिकाएं, एक छठा चैप्टर जो है न्यायालय की आदेशिकाएं, उसमें धारा 61 से लेकर धारा 69 तक आपका वारंट और समन दोनों बताया गया। वैसे तो समन बताया गया 61 और 69, धारा 61 से लेकर धारा 69 तक, धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन के बारे में बताया गया है। अभी आपको वारंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो बताया हमने किसको जारी किया जाता है, अभियुक्त को आरोपी के नाम पर, साक्षी विटनेस को साक्षी के नाम पर, ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई चीज हो, दस्तावेज हो, है ना, उसको जारी किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। धारा 61 क्या कहती है समन के बारे में, समझिएगा। समन की परिभाषा लिखी है, समन किसी न्यायालय द्वारा, देख समझिएगा, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, हिंदी में मैंने आपको समन लिखा है, हिंदी में मैंने क्या लिखा है, हिंदी में मैंने लिखा है समन, SUMMON, क्लियर है। हिंदी में मैंने हिंदी में मैंने समन लिखा है, लेकिन इंग्लिश में होता है SUMMONS, यानी कि इंग्लिश में समन्स होता है और हिंदी में समन होता है। समन्स क्यों होता है, ये प्लूरल क्यों होता है, क्योंकि समन हमेशा 2 फोटोकॉपी भेजी जाती हैं, 2 डुप्लीकेट भेजी जाती हैं, मतलब 2 प्रतियां होती हैं। समन की हमेशा 2 प्रतियां होती हैं, ये बात याद रखिएगा। वारंट हमेशा 1 प्रति में होता है, 1 कॉपी में होता है, जबकि समन हमेशा 2 प्रतियों में होता है, लिखित रूप से होता है, समझिएगा। तो न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में 2 प्रतियों में, सबसे पहली बात लिखित रूप में 2 प्रतियों में, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसा अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा, उस पर उस न्यायालय की मुहर होगी। तो समन पर क्या क्या होगा, समन लिखित रूप से होगा, इसकी 2 प्रतियां होंगी, जिस न्यायालय द्वारा यह जारी किया गया है ना, जिस न्यायाधीश द्वारा यह जारी किया गया उस न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, और जिस न्यायालय में जारी किया गया उस न्यायालय की आपकी क्या होगी, सील लगी होगी उस समन पर। बस इतना है समन। तो ऐसे नहीं समन आपको बुलाया जा रहा है कि आप आइए और एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुला सकते हैं, बात करने के लिए बुला सकते हैं, पूछताछ, समन का मतलब बुलावा पत्र, आप उसमें पूछताछ भी हो सकती है ना, आपसे जानकारी भी ली जा सकती है, आपसे सलाह भी ली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो समन की जो अवधारणाएं है वो आपकी सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर 69 तक है। अध्याय जो 6 है ना, सीआरपीसी की जो अध्याय 6 है वो न्यायालय की आदेशिकाएं के बारे में बताता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वारंट पर। आई विश आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, जैसे मैं कह दूं कि यार मैंने कल तुमको पार्टी में बुलाया था, तो आई कॉल्ड यू इन पार्टी लास्ट नाइट,
तो हम यहां बोल सकते हैं आई समन्स यू, तो कॉल्ड यू जगह समन्स यू कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सी बात है ना, डरना नहीं। अब वारंट, वारंट को हम लोग कहते हैं अधिकार पत्र, ये आ जाए तो थोड़ा सा डरिएगा, ठीक है ना, समन पे नहीं वारंट पे समझिएगा, वारंट आ जाए। अब समझिएगा वारंट होता क्या है, वारंट हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि आप व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए, ठीक है। वारंट क्या होता है, न्यायालय अधिकार देती है, किसी को भी अधिकार दे सकती है, किसी पुलिस अधिकारी को दे सकती है या किसी भी अधिकारी को दे सकती है कि जाइए और इसको गिरफ्तार करके लाइए, ये है आपका वारंट। समन समझिएगा, समन और वारंट में अंतर क्या होता है, जो समन होता है वो हमेशा उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है, समन वो होता है जो उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिसको बुलाया जा रहा हो, लेकिन वारंट उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है ना, जिसको अधिकृत किया गया हो, जिसको पावर दी गई हो कि तुम जाओ और गिरफ्तार करके लेकर आओ उस व्यक्ति को। तो वारंट उस व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है जिसको पावर दी गई है कि तुम जाओ और उसको गिरफ्तार करके लाओ, जबकि समन सीधे उसको जारी किया जाता है ना, कि तुम आओ। बात समझ में आ रही है? तो वारंट और समन में क्या आपको अंतर समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो वारंट न्यायालय किसी को अधिकार देती है कि आप व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए, यह किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को यह अधिकार दे सकती है, न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को यह अधिकार दे सकती है, यह उस व्यक्ति के नाम पर जारी किया जाता है जिसको अधिकृत किया गया है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। वारंट का जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की 70 से लेकर सीआरपीसी धारा 70 से 81 तक आपका वारंट का प्रावधान दिया गया है। क्या आपको समझ में आ गया? तो सीआरपीसी की धारा 70 से लेकर सीआरपीसी की धारा 81 तक वारंट का प्रावधान किया गया है। वारंट कई प्रकार का हो सकता है आपका, है ना, कुर्की करने का वारंट हो सकता है, फरार व्यक्ति को ढूंढने का वारंट हो सकता है, सर्च वारंट हो सकता है, गिरफ्तार करने का वारंट हो सकता है। अच्छा, एक और बात समझते हैं, समन और वारंट में एक और बुनियादी अंतर है, यह आपको समझना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि समन जारी हुआ आपको कि 5 तारीख को, जैसे मान के चलिए समन आपको जारी हुआ कि 5 तारीख को आपको आना है, या समन में यह भी लिखा रहता है 5 तारीख को कितने बजे आना है, यह भी लिखा रहता है ना, कि फला फला दिन में आपको फला फला बजे इतने बजे आपको आना है, लेकिन आप पहुंच गए या नहीं पहुंचे, तो समन हमेशा उस तारीख के उस समय तक ही जारी रहता है जिसके लिए वो लागू हुआ है या जिसके लिए वो जारी हुआ है। यानी 5 तारीख के लिए लागू हुआ है और 5 तारीख बीत गई, 10 बजे सुबह लागू हुआ था कि 10 बजे उपस्थित होना था, 10 बजे बीत गया तो आपका समन अपने आप रद्द हो जाता है। लेकिन वारंट आपका रद्द नहीं होता, वारंट तब तक लागू रहता है, समझिएगा, वारंट आपका तब तक लागू रहता है, याद रखिएगा, वारंट आपका तब तक लागू रहता है जब तक यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप लाने के लिए कहा गया हो, या सर्च वारंट आपके पास हो, या संपत्ति कुर्क करने का वारंट आपके पास हो, ठीक है ना। तो यदि आप जो वारंट जिसके लिए इशू किया गया, यदि आपने वो कार्य जब तक नहीं कर दिया है या अपना कार्य निष्पादित नहीं कर दिया है, या जिस न्यायालय ने वो वारंट जारी किया था उस न्यायालय ने वो वारंट रद्द ना कर दिया हो, क्लियर है, तब तक, यानी कि 1 साल 2 साल 4 साल यदि आप गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो गया तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल नहीं, जब तक न्यायालय खुद नहीं रद्द कर देगी या जब तक वो तुम पकड़ नहीं जाओगे तब तक वारंट आपका जारी रहेगा। ये समन और वारंट में अंतर समझ में आ रहा है आपको? कुछ प्रमुख धाराएं आपको ये याद कराएंगे, याद रखिएगा। तो यह लिखित होती है, इसमें एक कॉपी होती है, जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और उस न्यायालय की मुहर होती है जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है। ये जो वारंट जारी करने की प्रावधान है ये है सीआरपीसी की धारा 70 का ए। यह तब तक लागू रहता है जब तक इसे जारी करने वाला न्यायालय स्वयं न रद्द कर दे या कार्य जब तक निष्पादित ना हो जाए। अब ट्रांजिट रिमांड क्या होती है समझिएगा। किसी एक जिला न्यायालय ने कहा कि उस अपराधी को पकड़ लाओ, अब वो अपराधी एक जिले से दूसरे जिले में चला गया, ठीक है ना, तो पुलिस वालों ने फोन किया कि भैया आपके जिले में आ गया, पकड़ लाओ, है ना, या फिर एक जिले की पुलिस दूसरे जिले में गई और अपराधी को पकड़ लिया। अपराधी को पकड़ लेने के बाद वो एक जिले से दूसरे जिले में लाएगी और उस न्यायालय में पेश करेगी, है ना। तो पुलिस का काम, पुलिस के हिरासत में जब तक वो अपराधी रहता है एक जिले से दूसरे जिले में जब तक नहीं आ पाता तब तक उस रिमांड को कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। जैसे जब किसी अभियुक्त को यानी कि आरोपी को न्यायालय की आज्ञा से पुलिस के द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में लाया जाता है तो उसी समय को हम लोग कहते हैं, उसी पुलिस रिमांड को हम लोग कहते हैं ट्रांजिट
रिमांड। क्या कहते हैं? ट्रांजिट रिमांड। लास्ट कुछ धाराएं आपको याद करनी है। सीआरपीसी की धारा 77, गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि न्यायालय ने आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है ना, दिल्ली में, तो आप अगर चेन्नई में पकड़े जाते हैं तो कहेंगे नहीं हम तो चेन्नई में, दिल्ली में जारी हुआ है, ठीक है ना। तो भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित हो सकता है या पूरा हो सकता है। सीआरपीसी धारा 82 बताती है फरार व्यक्ति के हाजिर होने की घोषणा। सीआरपीसी 83 बताती है जो व्यक्ति फरार हो गया उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, यदि वो नहीं आता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। और सीआरपीसी जो 93 है वो सर्च वारंट जारी करने के उपलक्ष्य में किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी सीआरपीसी थी और हमने आपको कुछ आईपीसी बताई हैं। तो आपको संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, वारंट और समन, इन सब में समझ में आ गया होगा। और सीआरपीसी, आईपीसी ये सब अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितने अच्छे समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरा मोटो सिर्फ इतना नहीं है कि आपको रट्टा मरवा दिया जाए, मेरा मोटो है कि आपको कानूनी दाव पेच अच्छे से आने चाहिए। मुझे जितना आता होगा मैं उतना समझा दूंगा। बाकी अब न्यायाधीश तो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।